नमस्कार। यूजीसी के एंटी डिस्क्रिमिनेशन रूल्स 2026 को लेकर विवाद जो शुरू हुआ था वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। खासकर सवर्ण वोटर या सवर्ण समाज जो है इस पे बहुत नाराज है। ब्राह्मण सड़क पे हैं और पूरे नॉर्थ इंडिया में लोग जो है इस पे विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को पिछले एक दशक में ब्राह्मणों द्वारा या खासकर सवर्ण समाज का सबसे बड़ा विरोध फेस करना पड़ रहा है। ऐसे में बहुत से सवाल हैं। एक सवाल तो ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या कोई सेल्फ गोल कर लिया है। एक सवाल ये भी है कि क्या भारतीय जनता पार्टी अपने पारंपरिक वोटर्स को नाराज करने का जोखिम ले रही है। फिर कुछ सवाल और भी इससे खुलते हैं। इससे सवाल ये खुलते हैं कि क्या कहीं ये पूरा जो कुछ विमर्श चल रहा है ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा विपक्ष को ट्रैप करने का कोई दूसरी योजना तो नहीं है। और इसको हम एक और संदर्भ से जोड़ना चाहेंगे कि 2014 और 17 में भारतीय जनता पार्टी के साथ ओबीसी समुदाय का एक बहुत बड़ा हिस्सा गया था। प्रधानमंत्री जी सीना ठोक के बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी ओबीसी समुदाय से आते हैं और ओबीसी के देश के सबसे बड़े नेता है। इसी तरह से एससी वोटर का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के साथ गया था, ऐसा भारतीय जनता पार्टी दावा करती है और तमाम सर्वे और तमाम लोगों के आंकड़ों में दिखता भी है। ये माना जा रहा है कि समुदाय बहुत तेजी से भारतीय जनता पार्टी से दूर जा रहा है या खिसक रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ब्राह्मणों का जो गुस्सा है उस गुस्से का एक स्ट्रेटजिक महत्व है। 2 दिन पहले तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट किया। उस ट्वीट में उन्होंने लिखा कि शुभांकर मिश्रा और अभिनव पांडे जो दोनों पत्रकार हैं और दोनों के दोनों ने यूजीसी के एंटी डिस्क्रिमिनेशन एक्ट पे अपना एक शो किया था। उस पर उन्होंने कहा कि यूजीसी के रूल्स पे मिश्रा जी और पांडे जी बहुत नाराज हैं। वैसे तो देश के अधिकांशतः बड़े पत्रकार जो ब्राह्मण समाज से आते हैं वो सभी इस पे मुखर हैं और पूरा के पूरा ब्राह्मण समाज नॉर्थ इंडिया में मुखर है। मैं इसको एक दूसरे एंगल से, आज हमारे साथ गौतम रानी सागर साहब हैं, अम्बेडकरवादी हैं। मैंने फिर कहा कि ये वॉइस ऑफ डिसेंट है उस समाज के जिस समाज की आवाज को कई बार वो नेपथ्य में दब जाती है, नेपथ्य में से बाहर नहीं आ पाती है। तो इस पूरे मसले पे आज हम बात करेंगे गौतम रानी सागर साहब से। आखिर ये कौन सा विश्वास है कि ब्राह्मण समाज को ऐसा लग रहा है कि ब्राह्मण समाज अक्सर ये कह रहा है या दूसरे जो सवर्ण समाज है वो कह रहा है कि एससी एसटी एक्ट का दुरुपयोग हुआ है और ढेर सारे बेगुनाह लोगों को फंसाया गया उसमें। तो इस तरह का एक अविश्वास है कि यंग कॉलेज लाइफ में बहुत से स्टूडेंट्स के साथ इसका एक तरह से दुरुपयोग हो सकता है। इस पूरे विषय पे हम लोग तसल्ली से आज बात करेंगे। गौतम रानी सागर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके दर्शकों का और आपका बहुत बहुत आभार और सभी का अभिनंदन। और इसी साथ आगे बढ़ते हैं। रुपेश जी, बड़ी गजब की आपने भूमिका लिखी और हमें आपकी जब भूमिका आप लिख रहे थे तो हमें ये लग रहा था क्या हम डिस्कवरी चैनल के सामने बैठे हैं क्या। एकदम बिल्कुल हूबहू वही प्रतीत हो रहा था कि जैसे कोई एक तेंदुआ कोई शिकार लेकर के पेड़ पे चढ़ गया और नरभक्षी उस शिकार को छीनना चाहता है और छीनने के लिए वो तेंदुआ को भी मारना चाहता है, शिकार तो छीनना ही चाहता है। आज कुछ इसी तरह से लग रहा था। ये कानून तो पहले से भी है, आज कोई नया कानून नहीं बना है, बस इसमें रद्दोबदल इतना हुआ है कि कार्यवाही त्वरित होगी। जैसा कि एक चरित्र रहा है नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट का, जो कहते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं वो कहते नहीं। और ये जो कानून आया है, बहुत सारे लोग चूंकि इसकी गंभीरता को जब नहीं समझते हैं तो दिग्विजय सिंह, बीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह सभी को एक तरह से बैकवर्ड का मसीहा प्रस्तुत करने की कोशिश की। सबसे बड़ी खामी इस यूजीसी के कानून में जानते हैं रुपेश जी क्या है? जी। सबसे बड़ी खामी ये है कि जो वाइस चांसलर होगा उसी कमेटी को वही चेयर करेगा, वही डिस्क्रिमिनेशन का संज्ञान लेगा और वही फिर वीसी के पद के नाम पे रिकमेंड करेगा कि कार्रवाई करनी है या नहीं करनी। मतलब सबसे बड़ा जो धोखा इस कानून के साथ लग रहा है वो ये लग रहा है कि कानून तो पहले से भी है, पहले भी कोई संज्ञान नहीं लिए गए। क्या गारंटी है कि संज्ञान लिए जाएंगे? अब सवाल यह है कि 10 मेंबर की कमेटी बनेगी,
तो प्राइवेट कॉलेज ऐसे हैं, बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जहां ना एक शेड्यूल कास्ट का प्रोफेसर मिलेगा और ना एक ओबीसी का मिलेगा, ना एसटी का मिलेगा। आप कमेटी किस आधार पे बना दोगे? प्रश्न ये उठता है। और जैसा कि आपने ब्राह्मण समाज को कहा, हमें लगता है कि ब्राह्मण समाज अब ये समझ गया कि वो हिंदू है ही नहीं। अगर वो हिंदू होता तो एक हिंदू सहधर्मी का विरोध तो नहीं करेगा। और रही डिस्क्रिमिनेशन की बात, डिस्क्रिमिनेशन बहुत बड़े पैमाने पे होते हैं। पीएचडी में आप जानते हैं रुपेश जी, पीएचडी में किस तरह से छात्रों और छात्राओं को पूरी तरह से प्रताड़ित किया जाता है। जो गाइड रहता है, मुझे लगता है कि ज्यादातर बच्चे शायद सब्जी लाने के लिए ही होते हैं उनके घर के। तो ये सारी जो चीजें हैं, इस चीजों को, और केवल अभी ये कोशिश ये की गई है कि इस तरह का कानून का इम्प्लीमेंटेशन कितना होगा, ठीक उसी तरह से कानून का इम्प्लीमेंटेशन होगा जिस तरह से कानून का इम्प्लीमेंटेशन भारत के उच्च और सर्वोच्च अदालतों में हो रहा है। ठीक उसी तरह से होगा जिस तरह से भारत सरकार और प्रदेश की सरकारों में कानून का अनुपालन हो रहा है, उसी तरह से अनुपालन होगा। और ब्राह्मण का नाराज होना हमारी समझ में नहीं आता। वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि हम नरभक्षी हैं और शिकार पर मेरा विशेषाधिकार है, शिकार किसी दूसरे के मुंह में चला जाएगा, ये संभव ही नहीं है। मतलब कि इस सोच को आप क्या कहेंगे कि प्रताड़ित करने वाली मानसिकता से कितना ग्रसित है? दूसरा सवाल आपके सामने रखूंगा, थोड़ा इसको दिलचस्प और बनाते हैं इस पूरी बातचीत को। मैं एक चीज समझ नहीं पा रहा हूं, मुझे लग रहा है विपक्ष की स्थिति ऐसी हो गई है कि विपक्ष तो मुंह में दही जम गया है, उसको तो कहना चाहिए ना, वो क्यों नहीं यूजीसी के इस कानून को लेके पक्ष या विपक्ष में कुछ नहीं बोल पा रहा है। दूसरी बात यह है कि कई बार ऐसा लग रहा है कि जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है और तमाम ब्राह्मण नेताओं के भी बयान आ रहे हैं, तो वो क्यों नहीं खुल के समर्थन कर रहा है इस कानून का और कह रहा है कि नहीं, हर हालत में इस कानून को लागू होना चाहिए। रुपेश जी, आपने जिस हम परिचर्चा को जिस दिशा में मोड़ा है, वाकई में तो आपका आभार ही व्यक्त करूंगा। ये जो हमारे देश में जो सामाजिक न्याय के जितने योद्धा हैं, इनसे बड़ा धूर्त समाज के लिए कोई है ही नहीं। सबसे बड़े धूर्त हैं सामाजिक न्याय के लोग। उन्हें पता ही नहीं है कि जब तक सामाजिक व्यवस्था बदलेगी ही नहीं तो तुम न्याय किस चीज के लिए मांग रहे हो? क्या कॉन्स्टिट्यूशन में निर्धारित जो सामाजिक व्यवस्था एक तरह से परिकल्पित है, क्या उसके अनुसार समाज काम करने लग गया है? यदि उसके अनुसार, जैसे आर्टिकल 70 कहता है कि अनटचेबिलिटी एबोलिश कर दिया गया है, उसको क्राइम घोषित कर दिया गया है, धरातल पे आज भी अनटचेबिलिटी है। और यहां आज बीजेपी के नेता ये कहते हैं कि फला दलित के यहां जाकर के हम भोजन कर रहे हैं, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दलित एक ऐसा प्राणी है, सामाजिक प्राणी नहीं, एक ऐसा प्राणी है जिसके यहाँ भोजन भी नहीं किया जा सकता। और मजे की बात है, जो लोग भोजन करने जाते हैं, गोल्डन होटल से आता है, उसके घर में बैठ के खाते हैं और उसमें एक बेचारा कहीं से बैठा लिया जाता है फोटोग्राफी के लिए, और फोटोग्राफी के बाद मुझे लगता है उसको भगा दिया जाता होगा। आपको रवि किशन का मालूम होगा कि एक वीडियो वायरल हुआ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, वो कहते सुनाई पड़ रहे थे, अरे यार सरवा बड़ा गन्हात रहा, ओकरे लगे बैठाए कि तू हमके खाना खिया, सरवा गन्हात रहा। मतलब आप ये सोचिए कि मानसिकता क्या है। तो प्रश्न ये उठता। और दूसरी बात आपने ये कहा कि जो विपक्ष के लोग हैं, विपक्ष के लोग आज के परिवेश में सिर्फ ये चाहते हैं कि मेरी दुकान खुलती रहे, मेरे दुकान का शटर खुलता रहे, आज नहीं तो कल ग्राहक आ जाएंगे। वो बीजेपी से इतने भयभीत हैं या अंडर टेबल उनकी डील है कि मुझे बाहर ही रहने दीजिए, मुझे अंदर मत करिएगा, क्योंकि इस सरकार को ये मान लिया गया है कि जो भी इसके खिलाफ जाता है उसको वो ठिकाने लगा देते हैं। तो शायद इसीलिए, और एक तो विपक्ष को समझ में ही नहीं आता है
विपक्ष को ये नहीं समझ में आता कि उनकी भूमिका क्या है, एक्चुअल में उनकी भूमिका क्या है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि दुनिया में केवल लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जो दो धुरी पे चलती है। 1954 में लुधियाना के एक लॉ कॉलेज में वो बोल रहे थे, उन्होंने ये कहा कि आज मैं कुछ और विषय पे बोलना चाह रहा था, लेकिन आप सभी लॉ के स्टूडेंट हैं, इसलिए मैं ये बात कहना चाहता हूं कि दुनिया में लोकतंत्र ही एक ऐसी व्यवस्था है जो दो धुरी पे चलती है, बाकी सारी व्यवस्था एक धुरी पे चलती है। पहली धुरी है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, दूसरी धुरी है सजग और जीवंत विपक्ष। सजग और जीवंत विपक्ष की भूमिका ये नहीं है कि अगर यूजीसी कानून लागू हो गया तो उसका समर्थन करना है। उसकी भूमिका यह है कि यूजीसी कानून अगर लागू हो गया है तो इसमें क्या क्या खामियां हैं और इन खामियों को दूर कैसे किया जाएगा, क्रियान्वयन में क्या क्या बाधाएं आएंगी, इसके पहले जो कानून थे उनमें क्या क्या बाधाएं आ रही थी, उस पर चर्चा नहीं कर सकते। सागर साहब, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि विपक्ष तो एक तरह से पंडित जी लोगों की लड़ाई को नैतिक समर्थन दे रहा है। आप समझिए, पूरा के पूरे विपक्ष का जो नैतिक समर्थन है वो पंडित जी की लड़ाई के साथ है। वो कह रहे हैं कि पंडित जी आप हथौड़ा हथौड़ा लेके चलिए, भाजपा को एकदम धक्का दीजिए, हमारा नैतिक समर्थन आपके साथ है। इसीलिए हमने कहा अब वो बेचारे जो है अबोध बालक है, हम उनको उससे ज्यादा कोई और इससे तुच्छ शब्द नहीं प्रयोग कर सकते। विपक्ष जो है पूरी तरह से अबोध बालक है। उनको ये लगता है कि ब्राह्मण बीजेपी को हथौड़ा लेके चलेगा और मारेगा, उसकी बिल्डिंग गिरा देगा। ये उसकी नासमझी है। ये एक ऐसे लोग हैं, जब चीफ मिनिस्टर हाउस खाली करेंगे और उसको धुलवाया जाएगा तब उनको ये दर्द होता है कि मैं चूंकि शूद्र था, शूद्र होने के नाते धुलवाया गया, और वही शूद्र संगम में जाके स्नान करेगा और इसके बाद फोटोग्राफी करेगा, हरिद्वार में जाएगा पिता का अस्थि विसर्जन करने, उसके बाद फोटो करेगा। तो ये विपक्ष, अभी जो विपक्ष है वो ब्राह्मण के बगैर चल ही नहीं सकता। उसको लगता है कि ब्राह्मण के श्राप और ब्राह्मण के आशीर्वाद में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। हम अम्बेडकरवादी होने के नाते ऐसा नहीं मानते। इसलिए नहीं मानते कि अगर दोनों में ताकत होती तो जगत गुरु शंकराचार्य बैठ करके वहां धरना थोड़ी दे रहा होता, श्राप दे देता, योगी की सरकार 2 दिन में गिर जाती। जब इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन, यही समझने की कोशिश करनी चाहिए। रुपेश जी, आप जानते हैं कि अगर कोई ब्राह्मण है तो उसके सामने एक प्रत्यय लगाया जाए, एडजेक्टिव लगाया जाता है, विशेषण लगाया जाता है, गरीब ब्राह्मण। मतलब ब्राह्मण का गरीब होना पाप है, अपराध है। दूसरे के सामने तो कभी नहीं लगाया जाता। गरीब चमार, गरीब, ये जो ठाकुर के सामने भी नहीं लगाया जाता। गरीब छत्री नहीं लिखा जाता, गरीब वैश्य नहीं लिखा जाता। ब्राह्मण के साथ तो देखिए विप्र शब्द जो है वो ब्राह्मण के लिए प्रयोग होता है। जी जी, आप कुछ कह रहे थे, अपनी बात आप कंप्लीट कर लें। जी, हम ये कह रहे थे कि प्रश्न ये है कि हम ये चाहते हैं इस तरह के जो प्रसंग लाए जा रहे हैं पब्लिक नैरेटिव में, ये देश को खंडित करेंगे, समाज की व्यवस्था को खंडित करेंगे। ब्राह्मण नाराज है, अरे भाई वो इंसान बनने में क्या दिक्कत है? ब्राह्मण क्यों नाराज है? इंसान बनने में उसको क्या दिक्कत है वो बताओ। कुछ लोग पीड़ित हैं, उनको डर लग रहा है कि इसका दुरुपयोग हो सकता है। पहले सदुपयोग तो होने दीजिए, जब दुरुपयोग होने लगेगा तो उसका आप विरोध करिएगा। अभी से कैसे आपको लगने लगा कि दुरुपयोग आप हो जाएगा? इसका मतलब आपने दुरुपयोग किया है बड़े पैमाने पे कई कानूनों का, इसलिए आपको डर लग रहा है कि दुरुपयोग हो सकता है। ये जो जिस समाज को ध्यान में रख करके बनाया गया है वो अपने अधिकारों का सदुपयोग अभी पूरी तरीके से नहीं जानता है, दुरुपयोग क्या कर पाएगा? तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं। तीसरा पॉइंट आपने कहा, तीसरा पॉइंट आपने कहा था क्या बीजेपी ने सिर्फ गोल्ड कर लिया है? नहीं, बीजेपी कोई बड़ा घोटाला जब भी करना चाहती है उसके पहले एक ऐसा नैरेटिव क्रिएट करती है कि ताकि पब्लिक का ध्यान वहां चला जाए और वो उस पे चर्चा करते रहे, बड़े पैमाने पे वो उस बड़े घोटाले को कर ले और लोगों को जब तक पता लगे तब तक दूसरा झूठ बोलने के लिए। बीजेपी कभी भी सेल्फ गोल नहीं करती। उसे पता है ये कानून लागू ही नहीं होने पाएगा,
थोड़ी देर के लिए इसमें इस बहस में उलझा देने में बुराई क्या है? उलझा रहेगा, पक्ष भी उलझा रहेगा। जैसे नरेंद्र मोदी हैं, मतलब इसमें कोई साइकोलॉजी के मास्टर व्यक्ति है, अगर वो कहता है कि इंटायर पॉलिटिकल साइंस हमने पढ़ी है, मास्टर डिग्री हमने इंटायर पॉलिटिकल साइंस में ली है, पक्का ली है उस आदमी ने। मैं ये नहीं कह रहा हूं किसी विश्वविद्यालय से वो डिग्री मिली है कि नहीं मिली है, वो मेरा विषय नहीं है और ना उसका जांच का विषय है, लेकिन उस व्यक्ति ने पक्का पढ़ी है। वो जानता है कि कब शब्दों से, कब विषय से लोगों को भटकाया जा सकता है, कब अपने मुद्दे, अपना काम निकालने के लिए लोगों को दूसरी जगह डाइवर्ट किया जा सकता है। वो व्यक्ति परफेक्ट है। तो बीजेपी कभी सेल्फ गोल नहीं कर सकती। उसे अपने अपने पैरों पे डिएगो माराडोना है भाई, बीजेपी सेल्फ गोल कैसे कर लेगी? तो ऐसी स्थिति में हम ये जरूर इस बात को कहना चाहते हैं कि मुझे लगता है हमारे जो अगुआ अभी तक जिनको अगुआ माना जाता है, मैं ब्राह्मण मानने से ब्राह्मण कहने में बहुत मुझे अच्छा नहीं लगता है। मुझे ये लगता है कि समाज में जो अगुआ माने गए हैं, जो प्रतिष्ठित लोग माने गए हैं, उनकी प्रतिष्ठा तभी कायम रहती है जब जिन्होंने अगुआ माना है उनका भी सम्मान आप बरकरार रखिए। उनकी छोटी छोटी बात पे जो होने भी नहीं जा रही है, केवल हवा में एक बात तैरने लगी, एक नैरेटिव तैरने लगा और आप लगे विरोध करने। ये तो ऐसे ही हुआ कि जैसे आप बचकाना हरकत कर रहे हैं, किसी ने कह दिया कि कौवा कान लेके जा रहा है, तो आपने अपना कान चेक नहीं किया और लगे कौवा के पीछे भागने। तो इससे बचना चाहिए। बातों से आज बहुत सी बातों से सहमत हूँ। आपने जो बात कहा बहुत वैलिड पॉइंट है कि पहले सदुपयोग तो होने दीजिए, फिर दुरुपयोग पे भी बात हो जाएगी। लेकिन मैं एक दूसरी बात आपसे करके अंतिम सवाल आपसे कर रहा हूं। देखिए क्या हो रहा है, ब्राह्मण पिछले एक दशक में सबसे अधिक नाराज है बीजेपी के प्रति। और जब ब्राह्मण किसी को गाली देता है, किसी पॉलिटिकल पार्टी को, तो ये जान लीजिए कि इस देश की राजनीति हो, समाज नीति हो, चाहे दूसरी तमाम नीतियां हो, वो ब्राह्मण के एक तरह से प्रतिछाया से तय होती है। ब्राह्मण अगर किसी को गाली दे रहा है तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी की प्रासंगिकता भी बढ़ रही है दूसरे समाज में। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर और भारतीय जनता पार्टी का शायद यही ट्रैप भी है। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि ब्राह्मण उसको गाली दे। उसको गाली देंगे तो जाहिर सी बात है जो एससी समाज है, जो ओबीसी समाज है, जो अभी पीडीए के ट्रैप में है, उसको ये लगेगा कि अरे भारतीय जनता पार्टी को तो ये लोग गाली दे रहे हैं। क्या कहीं कुछ एग्जैक्टली रुपेश जी, इस एक पहलू ये भी हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी की जाति को, जो जाति वो अपना बताते हैं कि किस तरह से आते हैं कि हम तो सबका तेल निकाल देते हैं, तो उस जात के लिए पहले यही प्रकरण था कि इसका सुबह सुबह अगर कोई मुंह देख ले तो अपशकुन हो जाता है। आज भी उसी तरह के वर्ड यूज किए जा रहे हैं। किसका तो मुंह देखना अपशकुन हो गया, यूजीसी लागू कर दिया, तो अगर इसका मुंह देख लेंगे तो अपशकुन हो जाएगा, तो मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। जब इस तरह के प्रसंग आते हैं तो निश्चित तौर पे जो ओबीसी की छोटी छोटी जातियां हैं उनका ईगो टकराता है, और ईगो टकराने का मतलब यह है कि वो बड़ी तेजी से बीजेपी के साथ या नरेंद्र मोदी के साथ जुड़ना पसंद करेंगे। ये शायद एक प्रयोग किया जा रहा है, ये विरल प्रयोग है, और यह प्रयोग कितना सफल हो पाएगा, कितना नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने इस प्रसंग को छेड़ दिया। मैं इसको अभी यहां नहीं उठाना चाहता था, लेकिन आपने छेड़ा, आपका आभार कि आपने जब छेड़ दिया। तो फैक्ट यही है कि जो बीसी में जो इन्फ्लुएंसी जातियां हैं, उनके अलावा बीजेपी ये चाहती है, आरएसएस ये चाहता है कि बाकी सारे के सारे लोग जुड़े रहें। तो ये जो आरएसएस के लोग हैं अर्ध सत्य बोलते हैं। अगर ये पूरा झूठ बोले तब भी अच्छी बात है, पूरा सच बोले तो सबसे अच्छी बात है, लेकिन ये अर्ध सत्य बोलते हैं तो ना समझ लोग आधा सत्य को पूरा सत्य मान लेते हैं। बिल्कुल, आपने बहुत शानदार इंसाइट रखा, और मुझे लगता है कि जो सवर्ण जातियां हैं उनके पास विकल्प सीमित हैं। कहते हैं ना कि वो कितने भी नाराज हो जाएं, वो लौट के फिर वापस भारतीय जनता पार्टी के पास ही आएंगे, और भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ा आसान भी है उनको मना पाना। लेकिन अभी तो बड़ा मोर्चा है, 14 और 17 में उनका घर, उनका दर छोड़ के गए हुए ओबीसी
और एससी समाज को वापस लेके आ पाना। भारतीय जनता पार्टी असल में इसी पूरे एक्सरसाइज में लगी हुई है। गौतम रानी सागर साहब, आपने अपने बहुत शानदार इंसाइट रखे, बहुत शानदार बातचीत की, आपका बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। सत श्री अकाल, जय जोहार, नमस्कार, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। जो जिसके अभिवादन करने के तरीके हैं, सभी अभिवादन करने के तरीके से आप सभी का आभार, अभिवादन जी। नमस्कार। और कोजागरी को सब्सक्राइब करिए, हमें प्रेम दीजिए, हमारी आलोचना में भी जो कुछ आप लिख सकते हैं। सागर साहब को तो आप बहुत प्रेम करते हैं, आपकी आलोचना में खूब लिखा करते हैं, और तो मैं चाहता हूं अच्छा कि लगता आपकी हर टिप्पणी का स्वागत है और आपसे हम खुद को सुधारते हैं। वीवर्स की आलोचना हमें प्रेरित करती है कुछ अच्छा करने के लिए। वो हमें एक फ्रेम में रखते हैं कि गलत मत करो। तो उनका आभार।